नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद सभी साथियों को। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कॉलेज सहायक आचार्य हिंदी 2025 में जो विज्ञापन आया है, यानी कि अभी जिनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक, तो उस संदर्भ में उनकी पुस्तक सूची के संदर्भ में बात करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हमने हिंदी विषय के लिए पढ़नी चाहिए। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र बाकायदा मैं लिख करके बताऊंगा कि ये पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। साथियों, मैं जहाँ तक, क्योंकि मैं भी देखता हूँ काफ़ी कोचिंग संस्थानों ने, काफ़ी हमारे कुछ और साथियों ने भी काफ़ी अच्छे से सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है, जो भी बच्चे पूछते हैं उनके लिए बुक लिस्टों के संदर्भ में। लेकिन बुकों की इतनी लंबी सूची बना देते हैं वो, 5-5 6-6 बुक्सों की सूची एक एक पार्ट के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में अभी हम चर्चा करेंगे तो 5 इसके भाग बनते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र के भी 5 ही भाग बनते हैं, और उनकी प्रत्येक भाग की 4-4 5-5 बुकें जब बच्चे के लिए बता दी जाती हैं तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर पार्ट के लिए 4-4 5-5 बुकें और मूल टेक्स्ट बुकें पढ़ेगा तो रिवीजन होना बहुत असंभव सी बात हो जाती है, क्योंकि सभी चीज़ों को बच्चा नहीं तैयार कर सकता। उसी संदर्भ में वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहाँ से प्रश्न आते हैं ये मैंने खूब अच्छी तरह से अनुभव किया है कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बार बार एमसीक्यू, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज आदि के संदर्भ में बच्चों को बताता रहता हूँ, और एमसीक्यू प्रश्न हिंदी साहित्य से संबंधित में कराता रहता हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, इसमें हम बात करें सर्वप्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा करें। द्वितीय प्रश्न पत्र, इसके लिए कौन कौन सी बुक आपको चाहिए, बुक लिस्ट, और यह प्रश्न पत्र होगा अपना हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य, इसमें प्रश्नों की संख्या जो रहने वाली है, प्रश्न तो होंगे 150, लेकिन आधे अंक का एक प्रश्न होता है, तो अंक होने वाले हैं 75 अंक। इसमें 5 भाग बनते हैं, 5 भाग। भाग कितने बनते हैं इसके? 5। इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इस प्रकार से हैं। लेकिन हम बात करें आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और फिर उसके बाद जैसे गद्य खंड है, तो यहाँ तक हम बात करें तो इसमें सर्वप्रथम आपको हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, इसको आपको पढ़ना है। बुक तो उनमें से कुछ बुकें मैं कम करूंगा विद्यार्थियों के लिए, सेकंड पार्ट वाले में से भी, इसमें से भी, क्योंकि ज़्यादा मैटर पढ़ना वो भी एक तरह से घातक हो जाता है, उसका रिवीजन नहीं हो पाता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे आप भक्ति काल तक पूरा पढ़ें, आदिकाल पूरा पढ़ें, भक्ति काल लगभग पूरा पढ़ें, और भक्ति काल में कुछ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते, महत्वपूर्ण कवि नहीं है, उनको आप उसमें छोड़ दें, पढ़ें नहीं। रीति काल में भी उन्हीं कवि को पढ़ें जो महत्वपूर्ण हैं, और आधुनिक काल में भी उन्हीं कवियों को पढ़ना है जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। जो महत्वपूर्ण नहीं है उन कवियों को आप छोड़ दें, कवि या लेखकों को, उनको आप उनके संदर्भ में इस पुस्तक में से नहीं पढ़ें। ठीक है साथियों, तो आपका ये पुस्तक है बहुत छोटे रूप में हो जाएगी। दूसरी अपन बात करें हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य
का इतिहास जो डॉक्टर नागेंद्र और हरदयाल के द्वारा संपादित है। इतिहास संपादक जो हैं डॉक्टर नागेंद्र, बड़ी मोटी बुक आती है, लेकिन इसमें भी आप वही करें। जैसे भूमिका जो है इस पुस्तक से आदिकाल की भूमिका, भक्ति काल की भूमिका, रीति काल की और आधुनिक काल की भूमिका आपको पढ़नी है। प्रवृत्तियां इस पुस्तक से आपको पढ़नी है विशेषकर, और उसी के साथ साथ आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इन तीनों कालों को आप इस पुस्तक से तैयार करें। और इसके बाद जब आधुनिक काल का नंबर आता है, और आधुनिक काल में विशेषकर गद्य खंड जो है, उस गद्य खंड को जब आप तैयार करें तो उसमें आप उन विशेष लेखकों के संदर्भ में, जैसे नाटक, विशेष नाटककार कौन कौन है। विशेष नाटककार से मेरा तात्पर्य है कि नाटक में जिन जिन की प्रसिद्धि रही है, जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के अलावा और जो नाटककार हैं, उन नाटककारों के जो चर्चित नाटक हैं उनके बारे में देखें, उनके बारे में पढ़ें और अपना शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें हर युग से। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, वहाँ पर किस प्रकार से नाटक किस किस ने लिखे, तो उनको एक ही जगह आप एकत्र करें, नाटकों को, कहानियों को, उपन्यासों को, तो इसमें से आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। आगे अपन बात करते हैं एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। इसको आपको एक तरह से ऐसे पढ़ना है कि आप जैसे पढ़ते जा रहे हो इसको, आधुनिक काल में ये गद्य खंड और पद खंड जो है उसमें आपको बहुत काम आएगा ये, लेकिन आपको पढ़ना ऐसे है कि आप वही शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाएं। और जैसे हम भारतेंदु युग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भारतेंदु युग में कौन कौन नाटक, उपन्यास, जो कहानियाँ हैं कौन कौन सी लिखी गई, किस प्रकार से उसमें कौन कौन भारतेंदु मंडल में शामिल थे, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, दो दो तीन तीन रचनाएं, उनको आप एक जगह एकत्र कर लें। और इसमें से आप वही नोट्स बनाएं जो डॉक्टर नागेंद्र वाली में से बनाए थे, उनमें ही उसको समाविष्ट कर लें। एक आप चाहें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, ये पुस्तक भी बड़ी अच्छी है, और इसे आप पढ़ना चाहें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक छोटी पुस्तक और चलती है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ी भाषा अटपटी है, लेकिन इसमें से आपको वही टाइप अपनाना है, वही थ्योरी काम करेगी इसमें, कि आप इसमें से भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो विशेष हैं, महत्वपूर्ण हैं। कवि है, रचनाकार है, किसी रचना के संदर्भ में है, तो उसमें से पढ़ लें और एक नोट्स के रूप में से बना लें। एक आप पढ़ना चाहें तो एक छोटी सी पुस्तक चलती है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त और सरल इतिहास करके, एक पुस्तक है विश्वनाथ प्रसाद की, उसको आप पढ़ लें। वो आपको सबसे पहले आप उसी को पढ़ लें। यदि कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है तो सर्वप्रथम उसी पुस्तक को पढ़े और फिर उनके बाद इन पुस्तकों को पढ़े। सर्वप्रथम यदि इन पुस्तकों को पढ़ने लग गया पहली बार वाला बच्चा, तो फिर ये समझना कि वो हिंदी साहित्य से दूर भागेगा, क्योंकि इनकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, उसकी भाषा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा है। एक आप गाइड के रूप में यदि मैं बात करूं, वैसे ये भी प्रमाणिक है, डॉक्टर विवेक शंकर जी की जो पुस्तकें आती हैं, विवेक शंकर जी की जो पुस्तकें चलती हैं, विवेक शंकर जी की पुस्तकें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ग्रंथ अकादमी, इसकी पुस्तकें चलती हैं, डॉक्टर विवेक शंकर जी की पुस्तकें चलती हैं, बड़ी अच्छी पुस्तकें हैं। लेकिन आप
ये नहीं सोचें कि केवल उसी पुस्तक के भरोसे नहीं रहें आप, इनको आपको ज़रूर पढ़ना है। ये चार जो बुक हैं इनको आपको पढ़ना ही है। 5वें नंबर पर आप गाइड के रूप में इन पुस्तकों को, डॉक्टर विवेक शंकर जी की अलग अलग पुस्तकें आती हैं, जैसे हिंदी काव्य के लिए आती है, हिंदी गद्य के लिए अलग आती है, तो उन पुस्तकों को आप काम में लें। हिंदी काव्य और गद्य वाली पुस्तकें, उसमें से भी वही काम करना है जो मैंने आपको इनमें बताया था कि आप उन्हीं चर्चित रचनाकार, कवि, लेखक, साहित्यकार या विशेष रचनाओं को वहाँ से नोट्स तैयार करें, और वो इन सभी नोट्सों को एक साथ आप समाहित करते जाएं। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन फिर आपका जो है काम वो सरल हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये 1.5 जो प्रश्न है, इससे बाहर आपके जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहेगी। आप अच्छी तरह से जब इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। दूसरी अपन बात करें, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए कौन कौन सी पुस्तकें हैं। प्रश्न पत्र, और ये जो है प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें इकाई भी अलग अलग है। इसमें भी वही 5 इकाई हैं, इसके भी 5 भाग हैं। जैसे अपन बात करें तो इसमें जो पहली इकाई है, इकाई फर्स्ट है, वो इकाई फर्स्ट हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और उससे संबंधित है हिंदी भाषा, और इसी में व्याकरण है। इसके लिए मैं बात करूं तो बुक सूची की बात करूं, इसमें आपको एक पुस्तक तो हिंदी व्याकरण के लिए तो कामता प्रसाद गुरु की जो पुस्तक आती है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। दूसरी अपन बात करें, हिंदी व्याकरण के लिए एक दूसरी पुस्तक चलती है, वो 9 से 12, क्लास 9 से 12 जो कक्षा है, उसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE इसकी किताब चलती है, इसको भी आप देखें। डॉक्टर सोहनदान चारण जी की पुस्तक अलग से भी आती है, और वो अपने जो राजस्थान सरकार के जो स्कूल हैं सरकारी, उनमें चलती है पुस्तक, इसको भी आप देखें, इनसे आप तैयार कर लें। हिंदी भाषा के संदर्भ में बात करें, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा वाला पोर्शन है, इसको आप डॉक्टर हरदेव बहारी इनकी पुस्तक आती है हिंदी भाषा के नाम से, हिंदी भाषा के उद्भव, विकास, या हिंदी भाषा शब्द अर्थ, उसके नाम से आती है पुस्तक। आप उसे सर्च कर लें, आ जाएगी वो। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, शॉप पर भी मिल जाएगी। जो बड़े बड़े शहर है वहाँ तो नहीं, वैसे ऑनलाइन मिल जाती है। देखिए, इसके बाद अपन बात करें हिंदी भाषा के संदर्भ में, यहाँ पर हिंदी भाषा में ही राजस्थानी के संदर्भ में 1-2 प्रश्न बनते हैं, 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। इसे आप, जैसे मैं बात करूं तो इसके लिए आप राजस्थान जीके वाली बुक पढ़ें। राजस्थान जीके जब आप पढ़ोगे, राजस्थान जीके में भी विशेष कर पेनोरमा, पेनोरमा गाइड को आप ले सकते हैं। पेनोरमा गाइड से या किसी अन्य पुस्तक से भी आप पढ़ सकते हैं, पर पेनोरमा गाइड से पढ़ेंगे तो आपके ये प्रश्न गलत होने की संभावना कम ही रहेगी। ये आपको 3 पुस्तकें आपको पढ़नी है, इसके अलावा और कोई पुस्तक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे अपन बात करें, और यदि आपको शब्दकोश में वृद्धि करनी है तो व्याकरण के लिए ही डॉक्टर राघव प्रकाश जी की पुस्तक आती है, राघव प्रकाश, इसको आप शब्दकोश में वृद्धि के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा अपना व्याकरण है जो मजबूत हो जाएगा। आगे अपन बात करें इकाई 2 के संदर्भ में, इकाई 2, यहाँ इकाई 2 जैसे भारतीय काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, एक भारतीय काव्यशास्त्र हो जाएगा, एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र हो जाएगा। इसके लिए अपन बात करें तो इसके लिए जो पुस्तक चलती है, डॉक्टर सत्यदेव मिश्र, ये जो पुस्तक है बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य दोनों के लिए है। इस पुस्तक को आप तैयार कर सकते हैं।
इसमें से आपको वही सामग्री पढ़नी है जो अपने सिलेबस में है। भारतीय काव्यशास्त्र के लिए एक ये पुस्तक हो जाएगी, एक पुस्तक हो जाएगी डॉक्टर तारानाथ वाली, डॉक्टर तारकनाथ वाली, तारकनाथ वाली, इसको आप पढ़ सकते हैं। एक पुस्तक डॉक्टर नागेंद्र जी की हो जाएगी, रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नागेंद्र, ये पुस्तक हो जाएगी रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका। इसमें से आपको वही चीज पढ़नी है जो अपने सिलेबस में है। एक अपन बात करें, ये भारतीय काव्यशास्त्र के लिए 3 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। इसमें भी आपको डॉक्टर सत्यदेव मिश्र और डॉक्टर नागेंद्र वाली, ये 2 पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। डॉक्टर तारकनाथ वाली वाली पुस्तक आप पढ़ें तो अच्छा है, नहीं पढ़ें तो भी आपका इनसे काम चल जाएगा। दूसरी अपन बात करें, इसी में काव्यांग वाला जो पोर्शन होता है, रस छंद अलंकार जो पोर्शन है, इसके लिए आप अलंकार पारिजात, अलंकार पारिजात जो पुस्तक है, इसको आप, ये नाम से ही व्यक्ति है, आपको आराम से मिल जाएगी, नरोत्तम दास स्वामी जी की जो पुस्तक है अलंकार पारिजात, इसको आप ले लें। एक आप इसमें जो है हेतु भारद्वाज की जो पुस्तक आती है, हेतु भारद्वाज, और एक पुस्तक जो है डॉक्टर नवीन नंदवानी, नवीन नंदवानी, ये जो 3 पुस्तकें हैं, इसमें से आपको जब बार बार उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि काव्यांग जो है रसचंद अलंकार, इसमें हम क्या है उदाहरण आते हैं, और उदाहरण ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पुस्तक से आ जाएं। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उदाहरणों को हम पहचान नहीं पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। इसी के साथ साथ हम बात करें, जैसे इकाई 3, इसमें जैसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए, काव्यशास्त्र, और इसके लिए अपन बात करें तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए जो बुक है, एक तो अपनी यही बुक हो जाएगी डॉक्टर सत्यदेव मिश्र वाली, क्योंकि ये भारतीय और पाश्चात्य दोनों के लिए है, सत्यदेव मिश्र। एक हो जाएगी डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, और एक पुस्तक डॉक्टर निर्मला जैन, निर्मला जैन की जो पुस्तक चलती है पाश्चात्य काव्य चिंतन, ये जो पुस्तक है पाश्चात्य काव्य चिंतन, काव्य चिंतन, इसमें से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये 3 पुस्तकें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अपन बात करें कि भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र काव्यांग, इन तीनों के लिए गाइड के रूप में वही डॉक्टर विवेक शंकर जी की पुस्तक को आप लें। डॉक्टर विवेक शंकर जी की जो पुस्तक है भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, एक ही पुस्तक आती है विवेक शंकर जी की, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र, काव्य शास्त्र, ये जो पुस्तक है बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपकी तीनों इकाई हो जाएंगी, और प्रत्येक इकाई में से लगभग 28 से 30 प्रश्न आते हैं। 28 से 30 या 32 प्रश्न आते हैं। मानो किसी में 28 हो गए तो किसी में 32 हो गए, 31 हो गए, वैसे 30 के लगभग प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों इकाई कंप्लीट हो जाएंगी। आगे अपन बात करें इकाई 4 और 5 की। इकाई 4 व 5, इसमें क्या है, अपनी गद्य पद की रचनाएं, गद्य व पद्य की रचनाएं।
इन रचनाओं को आप मूल पुस्तकें पढ़ें। मूल पुस्तकें पढ़नी है, मूल पुस्तकें आप मंगा लें, उन पुस्तकों को पढ़ें अच्छी तरह से, गहराई से, एक एक बार, दो दो बार। इनकी जो भूमिका है, उपसंहार है, उनको भी आप अवश्य पढ़ें। इस प्रकार से साथियों, अपना जो 150 और 150 यानी कि 300 प्रश्नों का जो मैटर है और 150 अंक का जो मैटर है वो तैयार हो जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप कलेक्शन करें, सेलेक्टिव सामग्री को चयन करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहें, जुड़े रहें, और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप अवश्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों तक भी पहुंचाएं। काफ़ी मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि सर बुक्स बता दो, तो ये महत्वपूर्ण बुकें हैं, हर बच्चे के लिए बताना संभव नहीं है, इसलिए वीडियो बनाया छोटा सा।